अभिवादन स्वीकार करिए रसल रघुवंशी का इस साल के अंतिम रविवार की चर्चा में। यह साल 2020 सुर्खियों में रहा। इसे एक काला वर्ष कहा जाता है, एक ऐसा वर्ष कहा जाता है जिसने इस दुनिया को बहुत सारी समस्याएं, एक महामारी, एक पैंडेमिक दिया जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। चाहे यह कोई भी महाद्वीप हो, यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक पहुँच चुका है कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस की वजह क्या है? चीन की गलत और खराब नीतियां, जिसकी वजह से वुहान से निकला हुआ है वायरस पूरी दुनिया में, पूरी मानवता के लिए एक समस्या खड़ा होकर के सामने आया। दुनिया में करोड़ों लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया और जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस वायरस से जुड़ी हुई सारी बातें आप लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच चाइना ने इस वायरस के बाद जो आक्रामकता दिखाई, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में डोमिनेट करने का प्रयास किया, उसको समझना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्त को जितना बेहतर जानते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर जरूरत है कि आप अपने दुश्मन को जानें। तो हम चीन की बराबर चर्चा करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं। तो यदि आप चीन का इतिहास जानना चाहते हैं, उसकी वर्तमान तक पहुंचने की यात्रा जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चीन की, और जो कि आज हमारे रविवार की चर्चा का विषय है, चीन अतीत, वर्तमान व संभावित भविष्य। तो हम चीन पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे कन्फ्यूशियस से। कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक थे जिनका जन्म 28 सितंबर 551 ईसा पूर्व में हुआ था। वो एक ऐसे इनलाइटेंड व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता की बात की, अहिंसा को सर्वोच्च रखा, और जो एक मानवीय सहजता होती है, स्वीकार्यता होती है, उस पर उन्होंने सारा ध्यान, सारी दार्शनिक सोच आगे रखी। लेकिन चीन के इतिहास की यदि बात की जाए तो कन्फ्यूशियस तो उस महान डार्क जोन के कुछ ऐसे उजाले रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कुछ दिया, लेकिन चीन उनसे कुछ नहीं सीख सका। चीन 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक विभिन्न शासन तंत्रों के अंदर, विभिन्न वंशों के अंतर्गत एक तरीके से अपने लोगों द्वारा ही एक शोषित गुलाम का देश जीता रहा। हालांकि वहां पर किसी विदेशी शासन का आधिपत्य न रहा हो, लेकिन चीन एक लंबे समय तक शोषण का और बहुत ही ज़्यादा अराजकता का शिकार रहा है। और वहाँ पर हत्याएं, लोगों के मानवाधिकारों का हनन एक इतिहास से ही जुड़ी हुई बातें हैं। और यह और ज़्यादा बढ़ जाता है जब शुरू होता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूँ कहा जाए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही बाई प्रोडक्ट कहीं न कहीं कम्युनिज्म है। उसका एक ऐसा कम्युनिज्म जिसने मजदूरों को, बेसहारा को, फिर ऐसे व्यक्तियों को एकजुट होने की बात की। तो चीन की कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं। मिंग डायनेस्टी के 17वीं शताब्दी के अंत के बाद चिंग डायनेस्टी वहाँ पर सत्ता में आती है, और चिंग डायनेस्टी ने वहाँ के सामंतों को और ज़्यादा पावरफुल किया। और वहीं जितना पावर सामंतों का बढ़ता गया, उतना ज़्यादा जो गरीब, गुरबा, किसान या फिर पिछड़े लोग थे, उनका शोषण बढ़ता चला गया। और इसमें आग में घी का काम किया पश्चिमी देशों की स्वार्थपरक नीतियों ने। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चीन को अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधनों को भर भर करके लूटा, आपस में बांट करके लूटा, और इस प्रकार से लूटा कि चीन के लोगों के पास भीख मांगने के लिए भी जगह नहीं रह गई थी। और चीन पूरी दुनिया में इस प्रकार से खड़ा हो गया था जैसे एक नंगा व्यक्ति खड़ा होता है। और उसके बाद 1894 वह समय आता है जब चीन बुरी तरीके से जापान से पराजित होता है। जापान जो कि सदियों से चीन से डरता रहा, उससे यह पराजय चीन को स्वीकार नहीं होती है। और चीन में एक नया रिवॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसका नाम सिंघाई रिवॉल्यूशन होता है। इसमें डॉक्टर सन यात सेन, जो कि अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर के डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनकर के चाइना आते हैं, उनका रिवॉल्यूशन का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वह लोगों को रिवोल्ट करने के लिए, लोगों को एकजुट होने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं, और उन्हें सफलता मिलती है 1911 में। उस रिवॉल्यूशन के बाद 12 फरवरी 1912 को 2000 सालों से लगातार चली आ रहे विभिन्न वंशों के शासन को समाप्त करके रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है। लेकिन समस्याएं अभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जहां पर सन यात सेन एक उदारवादी और अच्छे इंसान थे, लेकिन युवान शिकाई जो कि चिंग डायनेस्टी के सैनिक कमांडर थे, उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। हालांकि 1912 में हुए चुनाव में केएमटी पार्टी, जो कि चीन का सेन की जो पार्टी थी, उसने भारी बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन सत्ता संघर्ष में कहीं न कहीं युवान शिकाई ने अपनी
बात मनवाई और पीछे हटना पड़ा सन यात सेन को और सत्ता उन्हें सौंपनी पड़ी युवान शिकाई को। और युवान शिकाई 1915 में अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं और इससे पूरे देश में एक दुख की लहर फैल जाती है, जिसके कारण से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी हमें दोबारा उसी शासन तंत्र का अधीन होना पड़ता है। लेकिन 1916 में युवान शिकाई की मृत्यु हो जाने के बाद, जबकि मजबूर होकर के सन यात सेन को बाहर जाना पड़ता है चीन से, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद युवान शिकाई के सन यात सेन दोबारा 1917 में वापस आते हैं और वहाँ पर एक नए रिवोल्यूशन लाते हैं। और 1917 से लेकर के 1920 तक का जो काल होता है उसमें बहुत सारे लैंड लॉर्ड एज उसे कहा जाता है, जब खुला सामंतों ने अपनी गुंडागर्दी की, पूरी तरीके से वहाँ के जो कमज़ोर गुरबा व्यक्ति थे, मजदूर वर्ग तबका था, उसका भरपूर शोषण करते हैं और पूरी तरीके से अराजकता का माहौल होता है। इस बीच जब सन काइसेक वापस आते हैं तो उन्होंने सन यात सेन ने 1921 में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के अपनी केएमटी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा किया और धीरे धीरे देश में स्थिरता लाने का प्रयास किया। और चाइना एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा था कि कैंसर से 1925 में सन काइसेक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक नए एरा में प्रवेश करता है चाइना, जहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि सन काइसेक की मृत्यु के बाद कहीं न कहीं चियांग काई शेक जो थे वो सत्ता में आते हैं। चियांग काई शेक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ऑटोक्रेटिक व्यक्ति थे और उनका कहीं न कहीं पूंजीपतियों से और वहाँ के जो सामंत वर्ग था, वहाँ का जो मजबूत तबका था, जो उद्योगपति तबका था, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन 1893 में जन्मे माओ उसी समय सामने आते हैं। माओ से तुंग, जिन्हें माओ से जेरांग भी कहा जाता है, वो इसका विरोध करते हैं और गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को एकजुट करके कम्युनिस्ट पार्टी से इस प्रकार से जोड़ते हैं कि चियांग काई शेक के सामने एक बड़ी चुनौती बन के सामने आते हैं। चियांग काई शेक को लगता है कि इस सबसे ज़्यादा अगर मुझे खतरा है तो इन साम्यवादियों से है और वह चुन चुन कर साम्यवादियों की हत्या करना शुरू करते हैं। लाखों लाख साम्यवादी मारे जाते हैं, कम्युनिस्ट मारे जाते हैं और इस प्रकार से पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल जाता है और कम्युनिस्ट परेशान होकर के, पराजित होकर के एक लॉन्ग मार्च पर निकल जाते हैं। और इस लॉन्ग मार्च का आयोजन 12 अक्टूबर 1934 से प्रारंभ होता है और इस लंबे यात्रा में लगभग 370 दिनों में माओ से तुंग के नेतृत्व में कठिन कठिन रास्तों से, पथरीले पहाड़ियों से गुजरते हुए ये सारे सैंसी प्रांत में जाकर के, जो कि चीन का उत्तरी प्रांत है, वहाँ पर शरण लेते हैं और सैंसी में पहुँच करके युवान में अपनी ये सत्ता स्थापित करते हुए राजधानी बनाते हैं। और इसी को लॉन्ग मार्च कहा जाता है, जो कि चाइना के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, जिसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक नया एग्जिस्टेंस दिया। इसी बीच 1936 के आसपास एक ऐसी घटना होती है जो कि चियांग काई शेक के लिए बहुत खतरनाक और बहुत ही असहज और बहुत ही असंयोजनक घटना होती है, जिसमें जापान इन्वेड कर देता है, आक्रमण कर देता है चीन के ऊपर और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में चियांग काई शेक पूरी तरीके से पराजित होते हैं, अपने कई राज्यों को उन्हें छोड़ना पड़ता है, कई जगहों से भागना पड़ता है और उन्होंने एक नीति का नियम अख्तियार किया, जिस राज्य को या जिस शहर को छोड़ करके पीछे भागते थे वहाँ आग लगा देते थे। लेकिन इसका एक बहुत बुरा परिणाम यह हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उस आग लगाए जाने की वजह से चियांग काई शेक के विरोध में खड़े हो जाते हैं और उन्हें जनता के बीच अलोकप्रिय और एक इस प्रकार का तानाशाह के रूप का चेहरा सामने आता है, जो कि चीन की जनता उसे पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी सीमा पर स्थित कम्युनिस्ट लोगों ने जापान का खुल करके मुकाबला किया। लेकिन चियांग काई शेक के लिए आज भी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन जापान न होकर के साम्यवादी नजर आते थे। उन्होंने अपने कमांडर लियांग को भेजा युद्ध के लिए कि आप तुम जाओ और कम्युनिस्टों का सफाया करो। लेकिन लियांग जब पहुंचते हैं तो कम्युनिस्ट जब अपनी बात रखते हैं तो लियांग इस बात से सहमत होते हैं और बाद में चियांग काई शेक को खुद गिरफ्तार करते हैं और दोनों के बीच समझौता होता है। केएमटी पार्टी जो कि चियांग काई शेक की थी और माओ की कम्युनिस्ट के बीच समझौता होता है। दोनों मिल करके जापान के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं और उसी बीच 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पूरी दुनिया आपस में गुत्थम गुत्था एक दूसरे के विरुद्ध दो ध्रुव में बढ़ करके युद्ध करती है। और वह समय आता है 1945, जब जापान के समर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है
और उसके बाद जहां कम्युनिज्म और केएमटी के लोग आपस में भी संघर्ष में फिर उसके बाद शामिल हो जाते हैं और उन जगहों को लेकर के इनके बीच भयानक संघर्ष होता है जिनको जापान पराजय के बाद चीन को सौंप चुका होता है। उनकी कब्जे की लड़ाई में दोनों आमने सामने आते हैं और भयानक युद्ध होता है। एक भयानक गृह युद्ध के अंधेरी गर्द में प्रवेश कर जाता है चीन, जिसमें एक तरफ होते हैं कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ होते हैं केएमटी चियांग काई शेक की पार्टी, और जिसमें कहीं न कहीं सोवियत संघ जो है, जो कि एक खुद कम्युनिस्ट राष्ट्र था, और वहीं की सोवियत क्रांति जो 1917 में हुई थी उसी से प्रेरित होकर के चीन के कम्युनिस्ट जो है अपने देश में कम्युनिज्म लाने का प्रयास कर रहे थे। उसने बहुत सारे वेपन, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सुविधाएं और अपने यहाँ तक सैनिक ट्रूप्स के भी सहायता से कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हार रही थी उसको सपोर्ट करते हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में, एक मजबूत लड़ाके के रूप में सामने आती है। गुरिल्ला वार, विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए और चियांग काई शेक की पार्टी केएमटी को बुरी तरीके से परास्त करती है। कई बार अमेरिका ने दोनों के बीच संधि कराने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। यह संधियां अस्थायी ही रही और अंत में 1 अक्टूबर 1949 को वह दिन आ गया जब थेनयान चौक पर माओ से तुंग ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन की घोषणा कर दी और बता दिया कि इस चाइना के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होगा और कम्युनिज्म ही इस देश में लाया जाएगा। कम्युनिज्म राज्य स्थापित हो जाने के बाद लगातार चाइना की अर्थव्यवस्था नीचे गिरना शुरू हो जाती है। किसान जो कि उस समय बड़ा प्रसन्न होता था, लोगों से यह वादा किया गया था सबके लिए कलेक्टराइजेशन किया जाएगा, सब में ज़मीनें बांटी जाएगी। जो बड़े बड़े सामंत हैं उनसे ज़मीनों को लेकर के, बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीनें लेकर के गरीबों में, किसानों में बांटी जाएगी। यह रिवोल्यूशन लाने में माओ काफ़ी हद तक सफल होते हैं, लेकिन एक भयानक हिंसा होती है जो दबका हजारों साल से दबा हुआ होता है। वह जाकर के अपने लैंडलॉर्ड पर, अपने जमींदार की हत्या करता है, उनके साथ अभद्रता करता है और पूरे देश में अराजकता इस प्रकार से फैल जाती है। जब किसानों को ढेर सारी ज़मीनें बांट दी जाती है तो उसके बाद माओ का एक नई नीति सामने आती है जिसे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण। वह सारी चीज़ों का, सारी संपत्ति का, सारी जमीन का वह राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और हर किसान को, हर व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में फसल उगा करके देश को देने के लिए आदेश दिया जाता है। और उसका परिणाम यह होता है कि चाइना के जो किसान पहले थोड़ा बेहतर जीवन जी रहे थे, वह जितना भी कोटे का उन्हें अन्न पैदा करने के लिए दिया जाता था, अनाज पैदा करने के लिए जाता था, उतना टारगेट उन्हें पूरा ही करना होता था, चाहे वो अपने बच्चों के लिए कुछ बचा पाएँ या ना बचा पाएँ। और एक इस प्रकार से भारी अनाज, भारी व्यवस्था चीन की सरकार को उन्हें देनी पड़ती थी। और इसी बीच चीन ने आत्मनिर्भरता के नाम पर माओ ने अपने सभी लोगों को भारी मात्रा में इस्पात के उद्योग लगाने के लिए, इस्पात पैदा करने के लिए प्रेरित किया और घर घर में इस्पात बनने लगा। सब लोग अपना इस्पात बनाने लगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि खेती पर बुरा असर हुआ और भारी मात्रा में इस्पात इतनी घटिया क्वालिटी का बनने लगा कि उसका विश्व के मार्केट में या फिर चाइना में खपत में भी उसकी प्रयोग लायक नहीं रहा। और इसकी वजह से 2 रास्ते निकल गए। एक तरफ किसान जहाँ खेती छोड़ करके इस्पात बनाने में लग गए तो इस्पात भी उनका नहीं बिका, खेती भी छूट गई। अब पूरे देश में इस प्रकार का समस्या खड़ी हुई और 1959 से लेकर के 1961 तक चाइना में भयानक फेमिनाइन आया, भयानक सूखा आया और लोग पेड़ पत्तियां खाने पे मजबूर हो गए, मिट्टी तक लोगों को खाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। और उस बीच इनके जो सैनिक थे, माओ के सैनिक थे, जबरदस्ती जो भी कुछ फसल पैदा करते थे किसान, उनसे जबरदस्ती इकट्ठा करते थे। इस प्रकार से माओ के विरोध में पूरे देश में जनमानस खड़ा हो जाता है और अंत में 1962 में माओ को मजबूर होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम पद से, जनरल सेक्रेटरी पद से और प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और उसके बाद ली शाओ और डेंग जियाबाओ को सत्ता दी जाती है। और इस प्रकार से कहाँ शांत बैठने वाला था माओ। 1966 में एक बार फिर प्रयास करता है सत्ता को रिस्टोर करने के लिए। और इस बीच इन 4 वर्षों में 1962 से लेकर के 1966 तक चीन के जो नए नेतृत्व आया था उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। और उसी का फायदा उठा करके माओ ने कहा कि ये हमारी संस्कृति पर हमला है। और 16 मई 1966 में उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन का नारा दिया कि हम जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिए, जिसके लिए इतने वर्षों तक हम युद्ध किए, उसी पूंजीपतियों के हाथ में देश दोबारा जा रहा है। और डेंग जियाओपिंग जैसे नेताओं को, जो कि
सेकेंड लाइन के लीडर थे, उन्हें देश निकाला कर दिया जाता है। और ली शाओ जो कि प्रेसिडेंट थे चाइना के, उन्हें इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है कि उन्हें जाकर के बाहर एक तरीके नज़रबंद कर दिया जाता है। उनकी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार से चाइना में एक कल्चरल रिवोल्यूशन की प्रारंभ हो जाती है, जिसमें रेड गार्ड नाम की इस प्रकार की अपनी बच्चों की जो पढ़ने लिखने और स्टूडेंट्स थे उनके एक सेना खड़ी करता है माओ, और कत्लेआम पूरे देश में बढ़ जाता है। इंटेलेक्चुअल्स को, पूंजीपतियों को, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को पूरी तरीके से सफाया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है लगभग 15 से 20 लाख लोग इस कल्चरल रिवोल्यूशन से शिकार हुए। और 1969 में 1969 में डेंग जियाओबाओ जो कि बाद में चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें गलियों में घूम घूम के मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। उन्हें एक्साइल में जाना पड़ता है, देश छोड़ करके भागना पड़ता है। इस प्रकार 1966 से लेकर 1976 तक, जब तक माओ जिंदा थे, यह कल्चरल रिवोल्यूशन के नाम पर भारी उत्पात देश में मचा हुआ था और लाखों लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। 1976 में मृत्यु के बाद एक सत्ता संघर्ष प्रारंभ होता है। माओ की पत्नी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती हैं, लेकिन डेंग जियाओपिंग जो थे वो प्रयास करते हैं कि सत्ता अपने हाथ में ली जाए। और 1978 में वह सत्ता को रिटेन करते हैं डेंग जियाओपिंग, और सत्ता को प्राप्त करने के बाद वह चाइना को एक नए युग में ले जाते हैं, एक नए इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में ले जाते हैं, जिन्हें कि आज फादर ऑफ मॉडर्न चाइना कहा जाता है। उन्हें ढेर सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आईटी सेक्टर का ग्रोथ, और चाइना को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रख दिया। और उन्हें 1978 में दुनिया भर के 6000 से ज़्यादा चाइनीज साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को अपने देश में बुलाया और कहा आओ मिल करके हम एक नए चाइना का निर्माण करते हैं। पूरी दुनिया में घूम घूम करके वो दुनिया भर के सभी देशों से अपना रिलेशंस बनाने लगे। वो यूएसए गए और यूएसए में इस प्रकार का उनका गेस्चर रहा, इस प्रकार का उनका लोगों के सामने प्रेजेंटेशन था कि लोग आकर्षित होते चले गए। और उनका व्यक्तित्व जो था इतना आकर्षक था, इतना बेहतरीन था कि लोगों को लगा कि एक नया चाइना दुनिया को मिल गया है, और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। चाइनीज इकोनॉमी को बिल्कुल बूस्ट अप मिल गया, ढेर सारे निवेश उस देश में आने लगे। जो देश कम्युनिज्म के नाम पर खड़ा हुआ था, वहाँ पर अब पूंजीपतियों का ढेर सारा FDI आने लगा, ढेर सारा निवेश आने लगा, और पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के चाइना एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में तेजी से ग्रो करने लगा। लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ था, और उसके बाद चाइना में डेमोक्रेसी के लिए लगातार प्रयास शुरू होने लगे। और 16 अप्रैल 1989 को ढेर सारे लड़कों ने मिलकर के, स्टूडेंट्स से, उसके पेरेंट्स से, थियानमेन चौक, जहां पर माओ ने कम्युनिस्ट राष्ट्र की घोषणा की थी, थियानमेन चौक पर मिलकर के एक बड़ा एजिटेशन, एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। और यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया। लगातार यूनिवर्सिटियों से हजारों की संख्या में लाखों स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। और एक समय ऐसा आया कि जब गोरबाचेव को चाइना आना था, तो उस समय लड़कों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कि कहीं न कहीं डेंग जियाओपिंग के लिए कठिन चुनौती थी। और उनके पोलिट ब्यूरो के जो जनरल सेक्रेटरी थे जांग झाओ, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया और उनकी 7 सूत्री जो मांगे थी उन्हें मानने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। उसके बाद जांग झाओ को इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है कि वह उनकी हत्या, एक तरीके से हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डेंग जियाओपिंग जो क्या करते हैं कि पूरा कहते हैं किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट को समाप्त करना है, हम किसी प्रकार की डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं समझते, हम जानते भी नहीं है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। और वो मैसेज भिजवाते हैं स्टूडेंट्स को, इस मैदान को, इस चौक को खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे मिलिटराइजेशन हो जाता है। अपने देश के बच्चों के सामने पूरी सेना को उतार देते हैं, टैंक्स, बहुत सारे हैवी आर्टिलरीज, हैवी गन्स के साथ चारों तरफ से थियानमेन चौक को घेर लिया जाता है। और बार बार वार्निंग दी जाती है कि तुम लोग अपने घर चले जाओ, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। और 3 जून 1989 की वह काली रात आती है, जब थियानमेन चौक पर लाइटों को बंद करके ओपन फायर खोल दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, टैंक चला दिया जाता है। हालांकि चाइना के सरकारी आंकड़े कहते हैं लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन यदि हम वैश्विक स्तर की बातों पर विश्वास करें, जो कि पूरी ओपन सोर्स हैं, उन पर विश्वास करें, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, उनको पेरेंट्स को, और प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, जो कि डेमोक्रेसी चाहते थे, चाइनीज़
कम्युनिस्ट सिस्टम से ऊब गए थे उन पर टैंक चलवा दिया गया और एक जो डेमोक्रेसी के लिए मांग चीन में उठ रही थी उसके हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास किया गया। और आज भी थियानमेन चौक की इस घटना को चाइना में किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता, किसी को इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। उसके बाद डेंग जाओपिंग 1993 में रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद वह अपनी दुनिया में चले जाते हैं और उसके बाद जियांग जेमिन को चाइना का राष्ट्रपति बनाया जाता है, जो 10 वर्षों तक फिर चीन को विकास के लिए आगे बढ़ते हैं, पूरी दुनिया में अपना पहचान बनाते हैं। और उसके बाद हु जिंगताओ 2003 से 2013 तक चीन के राष्ट्रपति रहते हैं। और इस बीच WTO जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में चीन अमेरिका की सहायता से चीन को प्रवेश मिलता है और उसका लाभ उठा करके आज वही चाइना अमेरिका के विरुद्ध खड़ा हो चुका है और अमेरिका के साथ ट्रेड वार से लेकर विभिन्न प्रकार की सैन्य गतिविधियों में विरोध के रूप में सामने खड़ा हुआ है। और आज चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिनका जन्म 1953 में हुआ था और इनके पिता जो एक प्रकार से पॉलिट ब्यूरो में एक प्रभावी सदस्य थे और कल्चरल रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो इनके पिताजी को भी बहुत ह्यूमिलिएट, बहुत बेइज्जत किया गया था, बहुत इनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ था। इनकी एक बहन को मार दिया गया था। ये बचपन से एक अच्छे परिवार से जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं भाई भतीजावाद का एक लाभ उठा करके ये चाइना में एक तेज़ी से बढ़ती हुई आगे बढ़े। उनका पॉलिटिकल के तेज़ी से ऊपर गया और इन्हें सिचुआंग प्रांत का गवर्नर बनाया गया, माफ़ करिए फुसियांग प्रांत का। चीनी नाम ही ऐसे होते हैं कि बार बार मिस हो जाते हैं, इसलिए आप मेरी समस्या समझ सकते हैं। उसके बाद शी जिनपिंग जब सत्ता में आते हैं तो उन्होंने चाइना की जो विस्तार वाली नीतियाँ थी, दक्षिण चीन सागर जैसे स्थानों पर अपना दावा करना और साथ ही साथ डेथ ट्रैप, दूसरे देशों को ढेर सारा बिलियन डॉलर ऋण देना और जब वो ऋण को वापस नहीं कर सकते हैं तो उनकी ज़मीन पर कब्जा करना, लीज के रूप में देना। जैसा कि इसका उदाहरण हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को देना पड़ गया और जिबूती इसका उदाहरण है। और हमसे ही पैदा हुआ पाकिस्तान भी डेथ ट्रैप में बुरी तरीके से फंसता जा रहा है और आज पाकिस्तान में तेजी से मिलिटराइजेशन हो रहा है चीन का और उसको बहुत सारे अपने जो क्षेत्र हैं उसे चीन को देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पड़ोसी, परंपरागत पड़ोसी नेपाल भी इस डेथ ट्रैप में फंसने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी स्मार्टली काम किया है बांग्लादेश और म्यांमार ने कि वह इन डेथ ट्रैप से अपने आप को बचा पाया है। कंबोडिया भी इसी का शिकार हुआ है। इस प्रकार चीन जो है अपने लगातार विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में असीम संसाधन विकसित करके सब पर कब्जा करना चाह रहा है। पूरी दुनिया में अपनी ये जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करना चाह रहा है। आज चाइना की जो इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी से 5 गुना ज़्यादा है। तो हमें इस सब बातों को समझना होगा, चीन की नीतियों को समझना होगा, चीन के विरोध में अपने देश को एकजुट करना होगा और साथ ही साथ सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर अनावश्यक विरोध से बचना होगा। हमें इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, एकजुट रखने के लिए डेमोक्रेसी को तो मजबूत करना ही होगा, साथ ही विकास के इंजन को नहीं रुकने देना होगा। और यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि चीन जो है उसके विरोध में हम खड़े हो सकें तो इस राष्ट्र को एकजुट होना होगा। और जैसा कि माओ कहता है कि सत्ता जो होती है वो बंदूक की नली से निकलती है, उसी से प्रेरित होकर के हमारे देश में बहुत सारे नक्सलाइट, बहुत सारे माओवादी सत्ता को नली से लेना चाहते हैं, बंदूक की। तो हमें उन्हें नली नहीं, उन्हें जेल की गली दिखाना होगा, उन्हें सख्ती से निपटना होगा और इस प्रकार के माओवादियों के विरुद्ध जितना आक्रामक हो सके और जितना ज़्यादा इनका दबाव किसी भी माध्यम से, चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे इनका आत्मसमर्पण करके समाप्त करवाना, हमें करवाना होगा और इस देश को आगे ले जाना होगा। तो यह छोटा सा मेरा प्रयास रहा चीन के इतिहास को आपके सामने लाने का। अब हम फिर मिलेंगे अगले साल एक नए रविवार की चर्चा में। तब तक आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और फिर मुस्कुराते रहें। आप सभी लोगों को इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस बातें इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जानकारी से भरी रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जानकारी में, जन जागरूकता में इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी लोगों को नव वर्ष की पूर्व में ही हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।